पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा नीचे तथा कुछ समतल है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। कई पठार बन जाते हैं, कई पहाड़, कई घाटी बन जाती है और कई मैदान बन जाते हैं। दूसरी या बाह्य स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों की उनकी ऊंचाई के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों को वर्गीकृत करते हैं। पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह पर की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमे रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, जिन्हें हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं जिसमें श्रृंखला होती है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय तथा वाल्प्स जो पर्वत है वो वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली भी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है उसे भ्रंशोत्तर पर्वत कहा जाता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है उसे भ्रंशोत्तर पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। राइन घाटी तथा वोस्जेस भ्रंशोत्तर पर्वत के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व के मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं।
पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त हैं। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं जो कृषि के लिए उपयुक्त है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा एक दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन ये प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ऊटी एवं सपाट भूमि। और पर्वत का शिखर छोटा होता है तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर छोटा होता है तथा आधार चौड़ा होता है पर्वत का। और पठार उठा हुआ एवं सपाट भूमि होती है। उठा हुआ होता है और सपाट भूमि होती है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट ऊपरी भाग समान होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई क्रम प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार में भी नए तथा पुराने हो सकते हैं। पर्वतों की तरह ये भी। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का पठार पुराने पठार में से एक है। यह सबसे पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके उदाहरण है पुराने पठार के। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पॉइंट बी नोटेड मिलोट। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। 4000 से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तिब्बत के पठार की। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। खनन क्षेत्र ज्यादातर पठारी भागों में स्थित है। पठार अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित उंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठार भी रमणीय होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने जाते हैं। नदियों के द्वारा तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बन जाते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। पर्वतों के ढालों के नीचे की ओर नदियां बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे लेकर बढ़ती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ वो अपने साथ ले जाती है। पत्थर, बालू, सिल्ट
ये उनको क्या करती है, घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान अधिक है। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख उदाहरण है। गंगा के आसपास का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये बहुत फेमस है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विविधता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर पाया जाता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देती है। पर कुछ क्षेत्रों में ये भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, इनका कोई उद्गार नामो निशान तक नहीं होता है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी पर फेंक देते हैं, जिससे हम गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी ली हुई पृथ्वी को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।